हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम एडेफिक फैक्टर्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने सॉइल पढ़ा था एंड उसका सेकंड फैक्टर है टोपोग्राफिक फैक्टर। दो ही फैक्टर्स थे एडेफिक फैक्टर के अंदर, पहला सॉइल एंड सेकंड टोपोग्राफिक फैक्टर। बहुत छोटा सा टॉपिक है एंड इम्पोर्टेंट भी है। तो टोपोग्राफिक फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं, इट इंक्लूड्स एल्टीट्यूड या फिर स्लोप्स या फिर कोई प्लेन्स या फिर वैलीज़, ये सब चीज़ें, या फिर माउंटेन्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है टोपोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर। सो इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि ये सब चीज़ें जो हैं किसी ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे अफेक्ट करती है। मतलब डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करेगी, पहले जो ये इन सब चीज़ों की वजह से केमिकल फैक्टर लाइक लाइट, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेनफॉल, इन सब चीज़ों पे अफेक्ट पड़ता है। देन बाद में वो सब चीज़ें एक ऑर्गेनिज्म को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट डालती है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दी है। इट अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय इन्फ्लुएंसिंग द केमिकल फैक्टर्स लाइक लाइट, विंड, प्रेशर, रेनफॉल को अफेक्ट करके ये सब चीज़ें एक ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे अफेक्ट करती हैं। लाइक सबसे पहले हम पढ़ते हैं, पहला क्या पढ़ेंगे, एल्टीट्यूड। दो ही पढ़े जाते हैं इसके अंदर, एल्टीट्यूड एंड स्लोप। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, अगर एल्टीट्यूड में कोई ना कोई कहीं से भी कुछ डिफरेंस आ जाए, अगर एल्टीट्यूड ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए या फिर एल्टीट्यूड डिक्रीज़ हो जाए। एल्टीट्यूड डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है, मान लो हम यहाँ पे प्लेन्स में रह रहे हैं अभी, ठीक है, अगर हम किसी माउंटेन पे चले जाए तो इसका मतलब हमारा एल्टीट्यूड इंक्रीज़ हो चुका है। या फिर हम माउंटेन्स पे रहते थे और अब हम प्लेन्स पे आ चुके हैं, तो जिस वजह से हमारा एल्टीट्यूड जो है डिक्रीज़ हो चुका है। तो वही होता है कि एल्टीट्यूड में किसी तरह कोई चेंज आने से टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, और ये बात हमें पता है। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएं, अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होएगा, हमारा टेम्परेचर टेम्परेचर डिक्रीज़, मैंने पहले इंक्रीज़ बोल दिया, सॉरी, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। मतलब वहाँ पे कूलिंग एनवायरनमेंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हम तो कूलिंग एनवायरनमेंट होगा एंड वहाँ पे और अगर हम किसी पहाड़ी इलाके पे जाएंगे तो वहाँ पे विंड वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, एंड एयर सर्कुलेशन वगैरह सब कुछ वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। और लेकिन एक बात और आती है यहाँ पे, अगर हम माउंटेन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे एयर सर्कुलेशन रात के टाइम पे डाउन हिल होता है एंड डे के टाइम पे अप हिल होता है। ये बात एक इम्पोर्टेंट है। और इसी एल्टीट्यूड के बेस पे टोटल 4 जोन्स दिए गए थे, जिसके अंदर यहाँ पे अलग अलग सबको डिवाइड किया गया था। आपने नाम भी सुने होंगे। इस पहला है जैसे कि ट्रॉपिकल जोन, सेकेंड है टेम्परेट जोन, एंड थर्ड है अल्पाइन जोन, एंड फोर्थ वन इज़, इसी के अंदर लिख देते सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ये सब 4 जोन दिए गए थे, एल्टीट्यूड के बेस पे दिए गए थे। मतलब जैसे कि इसकी जो हाइट है लगा लो, वो है 5000 फीट, एंड उसी तरह मान लो अल्पाइन की जो है, अल्पाइन की है 15000 फीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इनके एल्टीट्यूड के बेस पे यहाँ पे टोटल 4 तरह के जोन्स बनाए गए थे। सो अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स एंड वैलीज़। मतलब कोई भी स्लोप, जैसे माउंटेन का कितना स्लोप है और कैसे है और कितना ज़्यादा है, ये इस बेसिस पे हम यहाँ पे इसकी स्टडी करेंगे। तो माउंटेन्स की बात चल रही है तो वहाँ पे हमने कहा था कि कूलिंग इफेक्ट होता है और रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। तो जो माउंटेन के जो डायरेक्शन है या फिर वैलीज़ की जो डायरेक्शन है वो रेनफॉल को काफ़ी अफेक्ट करती है। इट अफेक्ट्स दी, रेनफॉल को काफ़ी अफेक्ट करती है। अगर रेनफॉल इफेक्ट होएगी तो क्या अफेक्ट होएगा, कॉज डिफरेंट वेजिटेशन, अलग अलग रेनफॉल के अकॉर्डिंग अलग अलग वहाँ पे वेजिटेशंस देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें जैसे कि विंड वार्ड अगर स्लोप है, अगर हम अब स्लोप की बात करते हैं, माउंटेन्स पे जिस तरह का स्लोप है तो उस बेस पे 2 तरह के स्लोप दिए गए थे यहाँ पे माउंटेन के बेस पे। ठीक है, एक विंड वार्ड स्लोप होता है और एक लीवार्ड स्लोप होता है। जो विंडवर्ड स्लोप होता है, यहाँ पे जो विंड है वो अपवाइंड जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल होती है, सो कॉल्ड प्लेंटी रेनफॉल। और लीववर्ड में क्या होता है, इसके अपोजिट, मतलब डाउनवर्ड जाएगी। सो इसकी वजह से यहाँ पे पुअर रेनफॉल देखने को मिलती है। देन हम माउंटेन में पढ़ ही रहे हैं और स्लोप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्लोप की स्टीपनेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि उसकी कितनी ज़्यादा स्टीपनेस है। स्टीपनेस मतलब कितना ज़्यादा वो एंगल पे है, जो स्लोप है कितना ज़्यादा। तो किसी स्लोप की जो स्टीपनेस भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट डालती है वहाँ के क्लाइमेट पे। ऑल्सो अफेक्ट क्लाइमेट, एक इम्पोर्टेंट बात है, याद रखना। एंड उसी तरह ये क्लाइमेट पे तो इफेक्ट डालती है और साथ ही साथ किस पे इफेक्ट डालती है, वाटर इरोजन भी एक कोज करती है।
इट डिटरमाइंस डिग्री ऑफ वाटर इरोजन। कैसे समझोगे इसका आप? मान लो मैंने कहा कि वाटर इरोजन को भी ये कोस करती है। अगर फास्ट मूविंग वाटर आ रहा है, अगर स्लोप बहुत ज़्यादा है, इसकी स्टीपनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो वाटर जो है काफ़ी तेज़ी से आएगा, वाटर की स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ होएगी। अगर वाटर की स्पीड ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, सो जो जितने भी न्यूली फॉर्म्ड सॉइल्स थी, क्या थी, जितनी भी न्यूली फॉर्म जो नई नई सॉइल बनी थी वो सारी बह जाएगी, है ना, सारी नीचे आ जाएगी सारी की सारी, क्योंकि स्टीपनेस ज़्यादा है। तो इसी वजह से स्टीपनेस अगर जितनी भी ज़्यादा होएगी तो क्लाइमेट को तो इफेक्ट डाल ही डालेगी, लेकिन साथ में वाटर इरोजन भी कॉज करेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टीपनेस उतना ज़्यादा वाटर तेज़ी से आएगा। सो यहाँ पे जितनी भी न्यूली फॉर्म सॉइल होगी वो सारी नीचे आ जाएगी। सो इस वजह से क्या हो जाएगा, डिसअपियरेंस ऑफ वेजिटेशन। सो ये था हमारा टोपोग्राफिक फैक्टर्स, जो कि सेकंड फैक्टर था किसका, एडेफिक फैक्टर का। हम एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने एबायोटिक और बायोटिक दो फैक्टर्स पढ़ने थे। तो एबायोटिक फैक्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसके बाद बचा हमारा बायोटिक फैक्टर, सेकेंड टॉपिक है इसका बायोटिक फैक्टर। सेकेंड जो ये बायोटिक फैक्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बाय बाय।